नमस्कार। आज डिजिटल मुलाकात डीएनएक्स टीवी टीचर्स डे के अवसर पर हमारे साथ है आरके शर्मा सर, जो कि होली क्रॉस पेंशनबाड़ा स्कूल में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस शो पर। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और आपको सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपने बारे में, अपने संस्था के बारे में एक बार हमारे दर्शकों के सामने अपनी बात रखें सर। हाँ सर, ज़रूर सर। सर, मैं शिक्षा के क्षेत्र से पिछले 25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा जो जो सब्जेक्ट है, वो फ़िज़िक्स है। इसके अलावा मैं बच्चों को जो नीट के प्रिपरेशन में स्पेशली हेल्प करता हूँ और एक शिक्षक होने के नाते मेरा ये मानना है सर कि हम बच्चों को केवल विषय में ही दक्ष ना बनाएं, बल्कि मानवीय मूल्यों के विकास में भी मदद करें, ताकि आगे चलकर वो समाज और देश के लिए उपयोगी बने, जो कि शिक्षा का मूल उद्देश्य है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और वास्तव में देखा जाए तो शिक्षा का उद्देश्य ही वही है। हाँ या सर। सर जी, सर, जब हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं सर, तो शिक्षा पद्धति हो, चाहे हम शिक्षा से रिलेटेड जो कानून वगैरह हो, सर, एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन कुछ ना कुछ बदलाव हम देखते आते हैं सर। तो एक हाँ, हाँ। आपका भी दौर है सर, वहां पर आप लोगों की जो शिक्षा पद्धति थी थोड़ी सी अलग थी। उस समय एक अच्छा, मतलब कहा जा सकता है कि भले हिंदी में होता था, लेकिन बहुत अच्छी पढ़ाई भी हो जाती थी। बच्चे खुद होकर के जाते भी थे। और कहीं ना कहीं एक पनिशमेंट वगैरह जो होता है वो हाँ, दिया जाता था। आजकल हाँ, काफी देखिए। सारे बदलाव आ चुके हैं, तो इस पर आप थोड़ा अपना विचार रखिएगा सर। हाँ, ज़रूर सर। जैसे सर, बदलाव तो प्रकृति का नियम है और जैसे हम तुलना करें अपने समय के और आज के समय में, तो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। जैसे मैं देखता हूँ कि आज अपने समय में हम जितना शिक्षकों के साथ हम जितना स्वतंत्र नहीं थे, फ्री नहीं थे, हम अपनी फीलिंग्स को उतना शेयर नहीं कर पाते थे, लेकिन आज के बच्चों को वो स्वतंत्रता है। वो क्लास में अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को अच्छी तरह से अपने शिक्षकों के साथ शेयर करते हैं। दूसरी बात मैं देखता हूँ सर, आज शिक्षा के क्षेत्र में जो तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है, वो बहुत ही अच्छा है। अगर हम कल्पना करें, अगर ये पैंडेमिक हमारे समय अगर हुआ होता, तो शायद जिस प्रभावी ढंग से हम ऑनलाइन क्लासेस आज ले रहे हैं और स्टडी मटेरियल बच्चों के पास पहुंचा रहे हैं, शायद वो उस समय उतने अच्छे से संभव नहीं हो पाता। तीसरी बात, जैसे आपने कहा कि कॉर्पोरल पनिशमेंट ज़रूर हमारे समय होता था और बच्चे उसको सहर्ष स्वीकार भी करते थे। लेकिन आज के समय में ये देखा गया है कि बच्चों के साथ-साथ जो है पेरेंट्स भी बहुत सेंसिटिव हैं और वो इस प्रकार के पनिशमेंट को स्वीकार नहीं करते। तो समय के साथ बदलाव ज़रूरी है और शिक्षा नीति में भी परिवर्तन हुआ है। सिलेबस को देखें तो आज बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो अपनी इच्छा के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में जा सकते हैं। काउंसलिंग की व्यवस्था है, जो हमारे समय में उस लेवल पे उपलब्ध नहीं था। और एक बात और ऐड करूँगा सर कि आज हम देखते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों के प्रति जो रुझान बढ़ा है, वो उस समय नहीं था। तो ये समय की माँग भी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इवन आज गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, तो वो लोग भी इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। तो मैं मतलब ये परिवर्तन ज़रूरी है सर और उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। सर, जैसे आपने परिवर्तन के बारे में अभी जैसे जिस तरीके से आपने बताया, मेरे बस एक सवाल ऐसा आया कि हाँ, कहीं ना कहीं जैसे आप बताए सर कि पहले एक कॉर्पोरल पनिशमेंट होता था, है ना? तो उस हाँ, समय बच्चे जो थे वो उसको सहज रूप से स्वीकार भी करते थे। तो कहीं जी, ना जी। कहीं मैं ये कह सकते हैं हम कि बच्चे मजबूत होते थे। और हाँ, हाँ। अब
है कॉर्पोरल पनिशमेंट थोड़ा हट गया है, तो क्या इससे मतलब बच्चे जो है थोड़ा आज के डेट में जैसे कई सारे केसेस आते हैं सर कि बच्चे जो है परसेंटेज को लेकर के कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई किसी चीज को लेकर के कोई डिप्रेशन में आ जाता है, इसका कोई प्रभाव ऐसा पड़ता है सर कॉर्पोरल पनिशमेंट से? हाँ सर, जैसे घर में भी अगर हम बच्चे अगर कोई गलती करते हैं तो माँ-बाप उसको कुछ पनिशमेंट देते हैं, तो उस पनिशमेंट से वो कुछ सीखता है, वो मजबूत बनता है। तो आज जी के जी समय में वो बात नहीं है। हम जी देख रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव हैं और थोड़ी-सी विषम परिस्थिति हो, तो वो गलत कदम उठा लेते हैं। तो जी जी हमें इस दिशा में भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को जैसे मैंने कहा सर, शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है कि एक जी ऐसे नागरिक का निर्माण हो जो शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक दृष्टि से वो सुदृढ़ हो, अच्छे हों ताकि हम अच्छे समाज की निर्माण कर सकें। सर अभी हाल ही में एक कह सकते हैं कि जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो काफी सारे एडुटेक टेक्नोलॉजी आ गए हैं सर, मतलब आप चाहे बायजूस तो खैर पहले से भी रही है, फिर वेदांतु हो गई, फिर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो गए, और तमाम चीजें आजकल ऑनलाइन हो रही है सर, है नहीं? तो जी इसका सर। हस्तक्षेप शिक्षा के जगत में आप इसको कैसे देखते हैं सर, मतलब? अब जैसे सर इस समय जब सभी स्कूल बंद हैं, तो इन एजुकेशनल ऐप्स का तो उपयोग हो रहा है प्रभावी ढंग से और बच्चों को जो स्टडी मटेरियल पहुँचना चाहिए, वो पहुँच रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि जो क्लासरूम टीचिंग में जो वन टू वन इंटरेक्शन होता है शिक्षक और छात्र के बीच में, उसको उस गैप को कभी भरा नहीं जा सकता। जी एजुकेशनल ऐप के एडवांटेजेस हैं, तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे आप बच्चों को ज़्यादा समय तक अगर वो नेट का यूज़ कर रहे हैं, तो उनका शारीरिक जो स्वास्थ्य है, वो भी प्रभावित होता है। तो हमें इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमें हमें पॉजिटिव जो उसकी जो साइड है, उस पर फ़ोकस करना चाहिए। सर हाल ही में हमारे यहाँ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, जो हमारी शिक्षा जी। अ, नीति है, उसमें कुछ कुछ बदलाव आए हैं सर। तो ऐसी कौन सी खामियां थी जो हमारी पिछली शिक्षा नीति में रही थी, जिसका कहीं ना कहीं आवश्यक रहा कि कुछ नया पॉलिसी उसमें लाया जाए? हाँ सर, ये जो नई शिक्षा नीति है सर, ये 29 जुलाई को अभी यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया है और वो जी पुरानी शिक्षा पद्धति जो 1986 में था, उसको रिप्लेस करने वाला है। तो समग्र रूप से देखें तो यह शिक्षा नीति बहुत ही प्रभावी है और बहुत सारी अच्छी बातें हैं। जहाँ तक मैं देखा हूँ अ, इसमें जैसे प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल पे मातृभाषा में शिक्षा देने की बात हो रही है, जो कि मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छा कदम है। अगर बच्चों को उस भाषा में शिक्षा दी जाए, जिस भाषा का उपयोग वो घर में करता है, तो डेफ़िनेटली उसको समझ में विषय को समझने में मदद मिलेगी और उनमें मौलिक चिंतन का भी विकास होगा। साथ ही ये मेरा भी मानना है कि साथ में वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमें राष्ट्रभाषा हिंदी और इंग्लिश का जो एलिमेंट्री नॉलेज है, प्रारंभिक ज्ञान है, वो भी साथ में दिया जाना चाहिए। दूसरी बात मैंने देखा है सर कि क्लास 6th स्टैंडर्ड से वोकेशनल एजुकेशन देने की बात हो रही है। मतलब बच्चा अपने समझ के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार वो सब्जेक्ट का चयन कर सकता है, उसमें ट्रेनिंग ले सकता है। स्कूल के बीच में उसे टाइम दिया जाएगा ताकि वो ट्रेनिंग लेने जा सके। तो ये आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रयास है, जो कि पिछले शिक्षा पद्धति में इसका मैं अभाव देखता हूँ। तीसरी बात है सर, जो हम ये देख रहे हैं जो सिलेबस का जो लोड है, उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। सिलेबस जो है उसको ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया जा रहा है और सिलेबस को कम करने के साथ प्रैक्टिकल बनाया जा रहा है और डेफ़िनेटली ये बच्चों को हेल्प करने वाला है और साथ ही हम ये देखेंगे कि जो एग्ज़ामिनेशन जो लेने का जो पैटर्न है,
उसमें सेमेस्टर सिस्टम 9 टू 12 जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ये हमारे बच्चों को इससे मदद मिलेगी। और अगर मैं हायर एजुकेशन लेवल पे देखूँ सर, तो इसमें मल्टी एग्जिट और एंट्री का ऑप्शन दिया जा रहा है। ऐसा देखा जाता है हमारे देश में होता है कि बहुत सारे लोग कॉलेज जॉइन करते हैं लेकिन किसी कारणवश से वो उन्हें बीच में छोड़ना पड़ जाता है। तो ये देखा गया है कि इस शिक्षा नीति में ऑप्शन है कि अगर वो 1 साल बाद भी अगर छोड़ रहा है तो उसको सर्टिफ़िकेट मिलेगा। मतलब उस छात्र को ये एहसास होगा कि उसने 1 साल का जो वर्क किया है उसको उसका फल मिला है। और अगर भविष्य में वो जॉइन करना चाहता है, तो वो जॉइन कर भी सकता है। तो मेरे ख़्याल से बहुत ही अच्छी मतलब स्टेप है। और जहाँ तक मूलभूत रूप से बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात कर रही है ये शिक्षा नीति, और स्कूल और कॉलेजों को सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए देखा जाए। इस रूप में विकसित किया जाए ताकि ऐसे नागरिक का निर्माण हो, जैसे मैंने बताया है कि जो अपने घर, अपने समाज, अपने देश के लिए और पूरे विश्व के लिए मैं कहूँ उपयोगी सिद्ध हो। सर एक अंतिम मैं आपसे प्रश्न चाहूँगा। हाँ, ज़रूर सर। अ, सर जैसे आज के डेट में हुँ, बच्चे जो हैं कहीं न कहीं की पढ़ाई तो काफ़ी कर लेते हैं और उसके बाद कॉलेज भी कर लेते हैं और कॉलेज के बाद बच्चे हुँ। सरकारी नौकरी की तैयारी में अपना 3 साल, 4 साल भी बर्बाद करते देखा गया है, हाँ, ऐसा भी देखा गया है। हाँ सर। लेकिन वो मेहनत करके प्राइवेट जॉब्स की तरफ नहीं जाते हैं, मतलब उनका जो रुझान है वो सरकारी जो शासकीय नौकरी है, उसके प्रति कहीं न कहीं बढ़ा हुआ है। तो इस पर आपका क्या विचार है? सर ये तो मतलब स्वाभाविक है, हर व्यक्ति का पहला वो जो प्राथमिकता वो सरकारी नौकरी को देखते हैं। बिल्कुल, इसका कारण मैं पहले ये देखता हूँ कि जो सुविधाएँ हैं सरकारी क्षेत्र में और जो सैलरी है, प्राइवेट क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के में जो सैलरी का जो अंतर है, सुविधाएँ हैं और जॉब की जो सुरक्षा है, क्योंकि प्राइवेट क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जी। आपका एक मिस्टेक जो है, हो सकता है आपको वो जॉब छोड़ना पड़ जाए। लेकिन सरकारी जो सर्विस के प्रति जो मैं रुझान देख रहा हूँ, यही मेन मुख्य कारण है कि वहाँ सुविधाएँ अधिक है और जो सैलरी का जो अंतर है, वो दिख रहा है। अच्छा सर, एक अंतिम ये प्रश्न है कि आज जैसे बच्चों को कुछ मार्गदर्शन के लिए आप कुछ मार्गदर्शन जैसे आप करना चाहेंगे, तो आप उसमें मुख्य रूप से आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं मतलब एक शिक्षक होने के नाते मैं तो यही कहूँगा कि ये हर शिक्षक का, हर माँ-बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा जो है वो एक अच्छा नागरिक बने। तो आज जो पेरेंट्स हैं वो प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग देने के लिए हर सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। लेकिन साथ में जो हमको जो नैतिक शिक्षा है, बच्चों को जो देने की जो बात मैं कर रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। हम उस शिक्षा की ओर भी ध्यान दें ताकि एक स्वस्थ समाज के निर्माण करने में हम मदद कर सकें। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे इस डिजिटल मुलाकात के इस एपिसोड में आपने हमारे साथ जुड़ा और बच्चों को भी आपने मार्गदर्शन दिया। अ, सर आपसे अपेक्षा है कि कहीं न कहीं आपका ये जो विचार है बच्चों को प्रभावित करेगा। इसी के ज़रूर सर। साथ ओके सर, धन्यवाद सर।